आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान का अनुच्छेद जो है 300 का जो का है यानी ए है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। और इसके बारे में पूरा हमने अध्ययन किया कि मौलिक अधिकार जिसे हम लोग कभी कहते हैं, जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में वर्णित किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों में से 44वां संविधान संशोधन करके जो 1978 ईस्वी में हमारे अनुच्छेद 31 को, जिसे हम लोग क्या कहते थे, अनुच्छेद 31 कहते थे, यानी 31 जो आपका हुआ करता था, इस अनुच्छेद को यहां से हटा करके सीधे कहां कर दिया गया, 300 के का में, यानी कि अनुच्छेद जो है 300 के का में रख दिया गया। ये अनुच्छेद जो है मूलतः मौलिक अधिकार से कभी संबंधित था, परंतु आज वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं बचा हुआ है, इसे सिर्फ कानूनी अधिकार के तौर पर जाना जाता है। यानी कि अनुच्छेद 300 जो 38 ये जो 301 का ए है, यह अनुच्छेद जो आपका होता है, यह केवल एक विधिक अधिकार बचा हुआ है, कानूनी अधिकार बचा हुआ है। वर्तमान में इसे मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया। यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास पूरी पढ़ी हुई थी। तो आइए चलते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, चालू करते हैं इसके जस्ट आगे। तो अगर कहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जिसमें सभी प्रकार के कंटेंट्स और सभी प्रकार की सूचनाएं आपको तत्काल में और किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 312। विशेष रूप में अगर हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 312 के बारे में देखते हैं तो अपने भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है, जो कि अपने भारत में यह सेवाओं का सृजन करने का अधिकार, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सृजन करने का जो अधिकार होता है, ये केवल किसका होता है, ये केवल होता है, पूर्ण रूप से अगर देखेंगे तो केवल संसद का होता है। तो ध्यान रखना है, सृजन करने का अधिकार सिर्फ किसका होता है, संसद का होता है। संसद में केवल कौन सा सदन होता है जो कि इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आंसर राज्यसभा। यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का जो पूरा अधिकार होता है वो किसके पास होता है, वो राज्यसभा के पास होता है। परंतु यदि हम देखेंगे आज हमारे यहाँ पर कुल कितनी प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की गई हैं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुल 3 प्रकार की सेवाएं सृजित की गई हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि IAS और दूसरा होता है IPS और अगला आपका होता है IFS। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखते हैं 3 प्रकार की सेवाएं अपने भारत में सृजित की गई हैं, जिनको अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से जाना जाता रहा है। तो अगर समझने की एक बात अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अपने भारत में यह जो सिविल सेवा थी यह नहीं थी, मगर इसको बाद में 1966 में इसे सृजित करके इसे जोड़ा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले अनुच्छेद की ओर। अब प्रश्न आपका बनता है अनुच्छेद 315, यानी कि जो अनुच्छेद आपका 315 है, इसमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि जो अपने भारत जो संघ के लिए, जो भारत के केंद्र के लिए या संघ के लिए और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा, उसका गठन के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जिसका सृजन और निर्माण किया गया है, उसके बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 315 के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं अगले अनुच्छेद को हम लोग, अनुच्छेद 324। अगर अनुच्छेद 324 को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सीधी सी एक बात कही जाती है कि जो अपने भारत में निर्वाचन आयोग होगा और निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अब प्रश्न आता है कि अनुच्छेद जो आपका 324 होता है
उस 324 में क्या वर्णित किया गया है? तो 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, जहां पर कि उसका निर्देशन एवं नियंत्रण एवं चुनाव आयोग में जो निहित होगा क्या चीज? चुनाव का अधीक्षण एवं निर्देशन एवं नियंत्रण, जो इतनी सारी बातें होंगी वो अनुच्छेद 324 में ही वर्णित की गई हैं। यानी कि चुनाव का जो नियंत्रण होता है चुनाव के दौरान, जैसे तत्कालिक में, वर्तमान में अगर हम बात करें 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इसमें चुनाव संबंधी जितने भी नियंत्रण हैं यानी किसके हाथ में होते हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होते हैं। अगर किसी प्रकार की अनियमितता होती है किसी भी पार्टी के सदस्यों से, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, निर्णय लेने का अधिकार भी चुनाव आयोग का होता है। परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। तो चलते हैं अनुच्छेद हम लोग देखते हैं इसके बाद अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में सिंपल सी एक छोटी बात कही गई है कि ये जो हमारी सेवाएं हैं, पद हैं, उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावे, यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद जो 335 होता है इसमें अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए जो उनकी दावेदारी होती है, जो उनके अधिकार होते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसे जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं हमारी अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को, वो अनुच्छेद किससे प्राप्त होते हैं? उनके जो दावे होते हैं, उनके जो पावर होते हैं, उनके अधिकार होते हैं, उनकी दावेदारी जो होती है वो अनुच्छेद 335 के द्वारा उनको दी जाती है। चलते हैं अगले अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद 338 में पहले हम लोग समझते हैं कि क्या वर्णन किया गया है। ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, जिस तरीके से पिछड़ा आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो इनके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इनका एक विधिक रूप से वर्णन किया गया है। तो अपने भारत के संविधान में अनुच्छेद जो 338 आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का वर्णन किया गया है। और त्वरित अगर हम लोग गौर करें तो अनुच्छेद जो 338 का ए होता है, तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं 338 का ए होता है, इसमें राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि उसी के ए में जनजाति के आयोग के बारे में बताया गया है और अनुसूचित जाति के बारे में किसमें बताया गया है? 38 में। तो दोनों सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले एसटी जो आयोग होता है, जो शेड्यूल कास्ट होता है आपका, वो किस में है? अनुसूचित जाति आयोग 338 में है, और उसमें अनुसूचित जनजाति जो आयोग है वो 338 के का में वर्णित किया गया है। आइए चलते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 340। तो 340 के बारे में हम लोग गौर से समझेंगे कि किस प्रकार का अनुच्छेद है, जो कि वर्णन करता है कि पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने के लिए यहाँ पर आयोग की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर बात जो कही जा रही है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद किसमें किया गया है? सीधी सी बात 46 में किया गया है। तो यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग होता है उसकी समस्याएं, उसका पिछड़ेपन का कारण, उनकी आगे बढ़ने की स्थितियां, उनके हर प्रकार के उनके विकास के बारे में जो तथ्य हैं वो किसमें बताए गए हैं? वो उनके आयोग द्वारा बनाए जाएंगे, उनके संगठन द्वारा बनाए जाएंगे। तो वो अनुच्छेद जो है 340 में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर इसकी भाषा भी एक बार आप समझ सकते हैं किस तरीके से याद करेंगे। पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो काम क्या करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का काम होता है कि पिछड़े वर्ग में जो भी जातियां आती हैं, उन जातियों में से उनमें जांच करके यह उनकी स्थिति एवं उनकी जो परिस्थिति है उसको तैयार करना, उसकी एक रिपोर्ट बनाने का काम इसका दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद वेरी मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है अनुच्छेद 343।
क्योंकि अनुच्छेद 343 के बारे में पढ़ते ही सबसे पहले एक बात पता चलती है कि भारत की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि जो अपने भारत की राजभाषा होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी कि हिंदी। यानी कि अगर हम समझेंगे तो राजभाषा जो आपकी हिंदी होती है उसके बारे में अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है। परंतु इसमें यह भी बताया गया है कि हिंदी या अंग्रेजी, क्योंकि अपने भारत के संविधान के अनुसार जो काम होंगे कोर्ट में, जो काम होंगे संसद में, वो हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, ये बात बताई गई है। इसलिए भारत की राज्य की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों है, मगर इनमें काम दोनों में किए जा रहे हैं। मगर ये कहा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी के रूप में वर्णित की गई है, जो कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है। वैसे तो 343 से लेकर के 351 तक, कहाँ तक, 351 तक बताया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में राजभाषा हिंदी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 351 की अगर हम चर्चा भी करें तो इसमें कहा गया है कि हिंदी के विकास के लिए कानूनों का निर्माण संसद करेगी। प्रश्न को फिर से एक बार समझिएगा। यहाँ अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि जो हिंदी का विकास होगा उसके लिए लगातार काम कौन करेगा, हमारी संसद करने का काम करेगी, कानून बनाने का काम करेगी, संसद करेगी। तो इसका आशय ये होता है कि हिंदी राजभाषा है तो हिंदी का लगातार विकास होना बहुत जरूरी है, इसलिए संसद इसका काम करती रहेगी अनुच्छेद 351 से। तो बात को समझना, और आइए चलते हैं इससे भी ज्यादा वेरी मोस्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 352। अब यहाँ पर आप समझते हैं अनुच्छेद 352 के बारे में, तो आपको एक बात समझने को मिलती है, अनुच्छेद 352 किसका वर्णन करता है। तो अगर हम लोग देखते हैं आपात के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, क्योंकि ये जो आपात होते हैं, आपातकालीन उपबंध होते हैं, ये जर्मनी से लिए गए हैं। अगर हम चर्चा करते हैं ये जो आपातकालीन उपबंध होते हैं, आपातकालीन उपबंध ये कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध, ये जो व्यवस्था है, उपबंध मीन्स जो व्यवस्थाएं हैं, ये कहाँ से ली गई हैं। तो प्रश्न सबसे पहला यही बनता है, ये जर्मनी से लिया गया है। तो ध्यान रखना है, जर्मनी से आपातकालीन उपबंधों को लिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 से इनका प्रारंभ किया गया है। जो 352 से इनको प्रारंभ किया गया है और 352 में बताया क्या गया है, सबसे पहली बात बताई गई है, आप इस शब्द को याद कर सकते हो, राष्ट्रीय आपात। यानी कि प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आपात के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो तुम्हें समझना होगा कि राष्ट्रीय आपात जो होता है वो हमारे देश में किसी भी विशेष परिस्थिति में बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान, यानी कि कोई देश द्वारा देश में आक्रमण कर देने पर या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में, या कोई समस्या पूरे भारत में उत्पन्न हो जाती है, ऐसी समस्याओं में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 से लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 356 को पढ़ते ही यहाँ पर कंफ्यूजन कभी कभी उत्पन्न होता है कि ये जो राष्ट्रीय आपात होता है वो 352 है कि जो राष्ट्रीय आपात होता है 356 है। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 356 होता है, इसे केवल यह कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। तो इसकी एक भाषा है जो आप याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो इस शब्द को ध्यान रखना है आपको, राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन होता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, ये अनुच्छेद 356 में वर्णित किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप समझेंगे कि ये अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि किसी भी एक राज्य का शासन विफल होने पर या फिर वहां पर सत्ताधारी दल द्वारा कोई प्रकार की अनियमितता किए जाने पर या फिर उसकी असफलता के दौरान किसी भी एक राज्य में या कोई समस्या होने से या कोई दंगे होने से एक राज्य या उसके अगल बगल के कई राज्यों में अनुच्छेद 356 एक साथ लगाया जा सकता है। परंतु एक बात ध्यान रखना है
कि संपूर्ण भारत के राज्यों में 356 एक साथ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर संपूर्ण भारत में लगाना होगा तो वह भाषा बदल जाती है और वह हो जाता है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। तो इन दोनों शब्दों को आपको समझ के रखना है भाई। कैसे याद करेंगे, तो आप आइए इसकी भाषा भी हम लोग देख लेते हैं। यहां कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 356 क्या कहता है, यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया है, आप ये बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 352 द्वारा लगाया जाता है, परंतु कब लगाया जाता है इसके बारे में यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जब किसी भी राज्य की सत्ताधारी पार्टी के द्वारा उनका जो शासन करने का कानून की विधि होती है वो विफल हो जाती है, जिसके कारण वह सफलता के साथ, सुगमता के साथ शासन संचालित नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में फिर वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद पर चलते हैं, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के बारे में जैसे ही आप लोग देखेंगे तो एक बात आपको समझना है, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 360 क्या कहता है। वैसे तो इसके बारे में बताया गया है वित्तीय आपात, यानी कि यहां पर जो बात बताई गई है वो क्या बताई गई है, वित्तीय आपात के बारे में अनुच्छेद 360 वर्णन करता है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि ये सभी प्रकार के आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो उसके लिए जो स्रोत है वो जर्मनी का है। तो ध्यान रखना है, ये स्रोत कहाँ का है, जर्मनी का है, जो वहां से लाया गया है। तो अब प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान जो हमारी सरकार या फिर हमारा जो राष्ट्रपति तंत्र होगा, सरकार के कार्यपालिका जो हमारी होगी, क्योंकि कार्यपालिका की एक शक्ति जो होती है वो दो हाथों में होती है। अगर देखा जाए तो एक शक्ति होती है कार्यपालिका की राष्ट्रपति के हाथों में, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके हाथों में कार्यपालिका की शक्ति होती है, परंतु कहा जाता है कि वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है, वो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि उसकी मंत्री परिषद के हाथों में होती है। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 360 में दूसरी भाषा में वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं अनुच्छेद, अगले अनुच्छेद पे 365 पे देखते हैं। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन होता है आपका, इसे केवल आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 365 में साफ साफ एक बात बिल्कुल स्वच्छंद शब्दों में बोली गई है कि संघ, यानी कि इसका मतलब होता है जो केंद्र हमारा होता है, ठीक है, केंद्र सरकार जो हमारी होती है या केंद्र जो होता है, उसमें राष्ट्रपति शासन द्वारा जो दिए गए निर्देश का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने के में जो प्रभाव यानी कि विफलता का जो कारण होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भाषा थोड़ी टफ है, तो इसको एक बार और समझने की कोशिश करना। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, इसको समझने 365 में क्या कहा गया है, यानी संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन या फिर उन्हें प्रभावी करने में प्रभाव या विफलता, यदि कहीं हमारे संघ में, हमारे केंद्र में, हमारे भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, फिर भी वह विफल हो रहा है, फिर भी वो विफल हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके बारे में क्या प्रावधान किए जाएंगे, अनुच्छेद जो है 365 में वर्णित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल साफ भाषा में बताया गया है। आइए चलते हैं अगले अनुच्छेद, अनुच्छेद 368। अगर हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 368 की, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि अनुच्छेद 368 इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो अनुच्छेद 368 जो है ये किस भाग में वर्णित किया गया है, तो इसका जो भाग आता है वो आता है 20, यानी कि इनके बारे में भाग 20 में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 होता है। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि अनुच्छेद 368 जो आपका होता है यह कहाँ से लिया गया है, ये अनुच्छेद का जो स्रोत है, ये स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो सब लोगों को भाई ध्यान रखना होगा
के स्रोत जो होता है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। तो ये बात को जरूर ध्यान रखना है, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, ये कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और दूसरी बात आती है कि किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 20 में वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने का अधिकार अपने भारत में केवल किसको दिया गया है? तो ये काम केवल संसद कर सकती है, यानी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। संविधान संशोधन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता होती है और उसके साथ राष्ट्रपति के अंतिम अनुमति की आवश्यकता होती है। इन दोनों शब्दों को भाई ध्यान रखना। और अगर चाहो तो इनके एक भाषा एक बार देख सकते हैं। संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप ये मेन मैटर आप इसको तैयार रखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 368, क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन में अगर हम लोग देखें तो आज की क्लास के लिए ये अनुच्छेद जो है बिल्कुल अंतिम अनुच्छेद है, जो कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया पर आधारित है, जो कि भारत के संसद को यह अधिकार सौंपा गया है। और अगर चर्चा भी करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, जिसका वर्णन भाग 20 में किया गया है।